अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। बीडीसी के बाद तीसरा मरहला शुरू हो चुका है डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, और कहीं एक सियासी चेहरे जो हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं डीडीसी में। इसी के साथ हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट सैयद पीर शौकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर ये भी इस मैदान में उतरे हैं, ये क्या मैनिफेस्टो लेके आए हैं, ये क्या करना चाहते हैं आवाम के लिए, हम इनसे पूछ रहे हैं। आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोच के आप इस चीज़ में आए। इससे पहले भी आप सोशल वर्क करते थे, आप लोगों के काम करते थे, लोगों के मसले मसाइल छोटे छोटे आप उठाते थे। आप मुझे ये बताएं, आपने क्या सोचा कि मैं इस प्लेटफार्म में आके मैं क्या करूँगा लोगों के लिए। सर इंशाल्लाह जो हमारा मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल लोगों के सामने आया है कि हम लोगों की बहबूदी चाहते हैं, इलाके की बहबूदी चाहते हैं, इलाके की तरक्की चाहते हैं। और उस तरक्की को इंशाल्लाह पूरा करने के लिए हम यहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री है, यहाँ पानी है, हमारे पास पानी का ख़जाना है। पावर हाउस, छोटे छोटे पावर हाउस बन सकते हैं यहाँ पे। ये रिवर राफ्टिंग हो सकती है। यहाँ हमारे पास नाला हापत खाई है जिसमें रिवर राफ्टिंग हो सकती है। जब पहलगाम में नाला लेदर में हो सकती है तो नाला हापत खाई में क्यों नहीं हो सकती है। तो टूरिज़म को बढ़ावा देंगे। टूरिज़म के बढ़ावे से तो हमें इंशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ की बड़ी जो बेरोज़गारी है बड़ी कम हो जाएगी। और जब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पानी की अच्छी खासी तादाद है, चाहे काजीनाग नाला हो, छोटे छोटे पावर हाउस बन सकते हैं, या हापत खाई का नाला हो। और इसमें अकाउंटेबिलिटी अगर होती तो जो एक पावर हाउस को हमने 2003 में इब्तिदा की थी, इस वक्त तक वो पावर हाउस, छोटा जैसा पावर हाउस है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि अगर वो कंप्लीट होता तो उसमें तकरीबन 100-150 आदमी तो यहाँ का बेरोज़गार वो लग जाता उसमें। तो लेकिन काम सुस्त होने की वजह से और अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से और बैड गवर्नेंस की वजह से वो पड़ा है। तो हम चाहते हैं गुड गवर्नेंस हो और उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, पूछा जाए कहाँ जो प्रोजेक्ट लिया जाए वो वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल हो। तो इंशाल्लाह यहाँ की जो तरक्की है इंशाल्लाह ये हमारा इलाका बहुत तरक्की करेगा। शौकत साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आप कांग्रेस के कैंडिडेट से यहाँ पे इलेक्शन डीडीसी का कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 370 के बारे में आपका क्या कहना है। कि कुछ एक पार्टियां ये भी कहती हैं कि अगर हम डीडीसी का इलेक्शन जीतते हैं, हम डीडीसी में आते हैं, हम जी 370 का मुद्दा उठाएंगे। क्या ये बातें किसी बोलने के काबिल हैं, या फिर इस पे कुछ होगा भी, या फिर बोलने के लिए ये बात? देखो सर, अगर अल्लाह करे कि कांग्रेस की जमात हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार आ जाती है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस वाहिद जमात है जिसने पार्लियामेंट में कहा कि दफ़ा 370 को हम बहाल रखेंगे और दफ़ा 370 ही कड़ी है कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक्त क्लियर कट उनने तो पार्लियामेंट में ये बात कही कि दफ़ा 370 की हम हिफाजत करेंगे। और कश्मीर टूटांग है लेकिन दफ़ा 370 इसकी कड़ी है। आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि लोग कहते हैं, लोगों का ये कहना है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये लोग जो सियासी ये जो लोग हैं, ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर हकीकत यह है कि कुछ गलतियां सियासतदानों से हुई हैं जिससे लोग इस वक्त मुतफर हुए हैं। सियासतदान सब्ज़ बाग दिखाते हैं, इनको सब्ज़ बाग नहीं दिखाने चाहिए। जो आपके हाथ में है वही आप बताओ। जो डीडीसी डेवलपमेंट साइड के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, तो मैं इनको ये बताऊं कि मैं आपका दफ़ा 370 आपको वापस ला के दूँगा, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। जबकि इसमें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपको इतनी अक्सरियत होनी चाहिए आपकी उस जमात की तो तभी आप ला सकते हैं। मैं ये बताऊं कि मैं 370-35 एक लेके आऊँगा, ये इम्पॉसिबल है, ये ना होने वाली बात है। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। इसी तरह जो मेरे हद इख्तियार में होगा मुझे वही कहना चाहिए। जी शुक्र साहब, आप मुझे बताएं, अब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उड़ी और बोनियार की जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। मैक्सिमम हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो आप अगर इस फील्ड में आ जाते हैं, अगर आप जीत के आते हैं, तो आपका सबसे पहले कौन सा कदम होगा नौजवानों के लिए, ताकि नौजवान जो हैं इस चीज़ से बाहर निकलें? सर इंशाल्लाह जो हमारा प्लान है, इंशाल्लाह जो हमारा मैनिफेस्टो है, अगर हम ये प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, ये टूरिज़म को लगा सकते हैं, तो उसकी वजह से और मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने। यहाँ तो सीमेंट की फैक्ट्री भी लग सकती है सर, अगर लेकिन हुकूमत हो जो यहाँ के लोगों के मसाइल को समझे और फंड्स दे।
हाँ, अगर ऊपर से फंड्स बीजेपी की गवर्नमेंट होगी नहीं, फंड्स नहीं देगी तो कौन सा प्रोजेक्ट बनेगा? हमारी कोई करेंसी अपनी तो है नहीं, जो कुछ है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे ही है। अगर वो देंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, यहाँ इंडस्ट्रियाँ लग सकती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग सकती है, जिसमें यहाँ के नौजवानों का रोज़गार मिल सकता है। अब आपका आखिरी मैसेज लोगों तक क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो ये लोगों को कहूँगा कि आपने देखा 34 साल दौर भी, और उसके बाद 12 साल दौर भी देखा। आपको ये पता है कि 12 सालों में वो काम हुए जो 60 सालों में नहीं हुए। तो अल्लाह के फजल करम से वो ये हमें कांग्रेस को वोट दें, हाथ पे मोहर लगाएं। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि इनके तमाम मसाइल इंशाल्लाह जो हमारे हद इख्तियार में होंगे वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के 75% एरिया मैंने कवर किया। मैं बाय फुट चल रहा हूँ, मुझे दिन में 7-7, 8-8 ये छोटे छोटे जलसे जैसे होते हैं, जिसको आप चाहे मीटिंग कहें या जलसा कहें, तो तकरीबन, और ये SOPs का ख्याल रखते हुए तो हम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह लोग हमें वोट देंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट सैयद शौकत हुसैन साहब, जिनसे हमने बात की, और इन्होंने यही कहा, मैं इक़्तिदार में आते ही नौजवानों के लिए वसाइल पैदा करूंगा, और इनका यही कहना है। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा कि अपना वोट जो है अपने उस कायद को दें जो कल आपके काम आ सके। कैमरामैन सूफी नाइद के साथ मैं नदीम ख्वाजा, KNS बोनियार।